कैसे हो? सो फिज़िक्स लेक्चर नंबर 4 फॉर द रिविजन सीरीज़ जो अभी कंटिन्यू चल रहा था। फिज़िक्स के 3 लेक्चर आपने देख रखे हैं। दिस इज़ द 4th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्त इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे। मोटा मोटी कहानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, अगर कहीं बीच में लगा कि वी नीड टू कैरी इट फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन, वी विल डू दैट, बट हमको नहीं लगता है हम सब कहानी एक के दिन में ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस स्टार्ट। बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ये एक स्विच बोर्ड है दोस्त। इसमें ऐसा एक प्लग होता है, इसमें प्लग डालते हैं, यहाँ से तार आता है, यहाँ पे पंखा है, ये पंखा चलेगा। ठीक है, यहाँ का स्विच ऑन करेंगे हम, अगर ये स्विच ऑन करेंगे तो ये पंखा चलेगा। तो इसके वाले की बात जो है दोस्त, ये वाली बात आप करते हैं जब आप पढ़ते हो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो आप इसकी बात करते हो। ठीक है, जब हम ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं, दिस पोर्शन ऑल्सो गिव्स अस द पावर सप्लाई, दिस पोर्शन गिव्स अस द वोल्टेज, यहाँ से हमको वोल्टेज मिलता है, यहाँ से करंट का फ्लो होता है, यहाँ से करंट पास करता है। करंट का फ्लो मतलब चार्ज का मोशन होता है, चार्जेस जो हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, मुंह ज़्यादा खुल नहीं रहा है यार, मसूड़ा फूला हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी बदली हुई सी लगेगी, आपको लगेगा कैंडी खा रहे हैं, लेकिन दोस्त मुंह फूला हुआ है। तो वोल्टेज कहाँ से मिलता है दोस्त? इस वाले पोर्शन से, सेक्शन 1 इसको कह देते हैं, इसको सेक्शन 2 कहते हैं। सेक्शन 2 से करंट पास करता है और उसका जो मैकेनिकल इफ़ेक्ट होता है वो सेक्शन 3 पे होता है। मैकेनिकल इफ़ेक्ट का मतलब दोस्त, जो पंखा मूव कर रहा है इसको मैकेनिकल इफ़ेक्ट बोल दो। अगर लाइट जल रहा है तो उसको इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट बोल दो। मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट तो है, ये मैकेनिकल रूप में हमको दिख रहा है, पंखा चल रहा है। यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती तो वो हो जाता हाफ एम वी स्क्वायर। आपको हमने बता रखा है पिछले सेशंस में कि मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सिमिलर हैं। आपको अगर याद होगा, आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर, हमने आपको बताया था कि जो लीनियर मोशन में मास का काम होगा वही रोटेशनल मोशन में कौन काम करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। लीनियर मोशन में मास एम। फिर हमने आपको बताया जो लीनियर मोशन में फोर्स काम करेगा वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क काम करेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। फोर्स लीनियर मोशन में, टॉर्क रोटेशनल मोशन के बराबर है। मास लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के बराबर है। एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर है। ये सारी बातें हो गई हैं। आज दोस्त 23 अगस्त है। आज ही के दिन क्या हो गया? लैंड किया अपना चंद्रयान, लैंड, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो 2 चीज़ें आपको बतानी है, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। इन द मीन टाइम लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे इज़ कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया से पहले कौन कौन से कंट्री हैं? इंडिया कौन सा कंट्री बना है? कौन से नंबर का कंट्री है? 2nd, 3rd, 4th। ठीक है, ऑप्शन ये रहे आपके। इसमें से कोई नहीं होगा तो नन ऑफ दिस बता दीजिएगा। और इससे पहले, इंडिया से पहले कौन कौन से देश ने किया है? और जब भी आप मेरे दोस्त चंद्रयान 3 पढ़ें तो साथ में करंट अफेयर्स का लूना 3 ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पिछले किसी वीडियो में मैंने बोला था कि लूना 3 शायद पहले कर जाए, बट दोस्त ऐसा हुआ नहीं। चंद्रयान 3 लूना 3 से पहले सॉफ्ट लैंड कर गया। लूना 3 किसका? रशिया का। चंद्रयान 3 किसका? ये अगर हम बताएं तो मेरे लिए धिक्कार की बात। हमारा मकसद दोस्त है अभी सेक्शन 2 को पढ़ना है। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 वोल्टेज देगा, सेक्शन 2 रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, करंट जिससे फ्लो कर रहा है, सेक्शन 3 उसका मैकेनिकल इफेक्ट है। तो हम इस वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक तार ड्रॉ किया हुआ है। तो तार किसी मेटल का बना होता है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, किसी का तो बना होगा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा कंडक्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी को,
मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, लेट्स से अगर यही तार एल्युमिनियम का बना हुआ है और यही तार गोल्ड का बना हुआ है, यही तार अगर सिल्वर का बना हुआ है, अगर बाकी सारे कंडीशन सेम रखें, जो भी कंडीशंस हैं, लेट्स से टेम्परेचर T है, तीनों में T है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम V का अप्लाई किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो करंट करेगा कंडक्ट, सबसे ज़्यादा जिसमें करंट फ्लो करेगा उसको कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको मैं कह देता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? दिस इज़ व्हाट यू नीड टू राइट इन कमेंट सेक्शन। 2 सवाल पूछ दिए दोस्त हमने आपसे, चंद्रयान के बारे में पूछ दिए और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, क्योंकि ये सवाल आपके प्रीलिम्स में अक्सर पूछ देते हैं। अब लेट अस सी, अब ये वायर मैंने ले लिया है दोस्त, ये वायर किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। सबसे पहले तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को, वायर को सिलेंड्रिकल शेप का बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? मैथ्स में भी काम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं इसी सिलेंडर को ऐसे रख दूं, एरिया ऑफ बेस यानी ये सर्कल, हाइट यानी लेट्स से h, सो दिस इज पाई r स्क्वायर इंटू h, दिस इज माई वॉल्यूम। ठीक बात हो गई। अब क्यों बता रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, ये हमने आपको क्यों बताया। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था दोस्त, जब हम स्ट्रेन की चर्चा कर रहे थे और स्ट्रेस की चर्चा कर रहे थे, कि इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये इलोंगेट होगा, और जो इलोंगेट जब होगा तो देयर विल बी चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। अब अगर हम इस तार को खींच देते हैं, इस तार को खींच के इसको लंबा कर देते हैं सच दैट उसका हाइट जो है 2h हो जाए, तो उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके एरिया पे कोई प्रभाव पड़ेगा? मैंने क्या बोला, लेट मी ड्रॉ दैट डायग्रामेटिकली। मैंने बोला ये मेरे पास एरिया A1 H1 हाइट है। अब मैंने इसको खींचा सच दैट, उसी तार को खींचा, H2 इज इक्वल टू 2H1, वॉट विल बी द एरिया 2? इसको लिखना है अपन को। क्यों लिखना है, सारी बातें करेंगे। आपको लगेगा मैथ्स पढ़ा, लेकिन मैथ्स है नहीं दोस्त। तो मुझे पता है कि क्योंकि इस तार में तो कोई चीज़, कोई तार हमने एक्स्ट्रा ना डाला है ना इसको काटा है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज कांस्टेंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं A1 H1 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू A2 H2। A1 H1 इज इक्वल टू A2 H2 को 2H1 कह देते हैं दोस्त, ये लिखा ही हुआ, H1 H1 कट गया, A2 बराबर A1/2। इसका मतलब जो A2 है दोस्त यहाँ पे, वो एरिया आधा हो जाएगा। ठीक बात है। अब आप कहेंगे कि इतना टाइम पास करने का क्या मकसद रहा आपका, आप क्यों ये सब बता रहे हैं? तो अब हम आपको बताते हैं। ये जो तार है दोस्त, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इस प्रॉपर्टी के मदद से ये करंट के फ्लो को रोकता है। रेजिस्टेंस किसको रजिस्ट कर रहा है? दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये वाला एरिया ऑफ द वायर। तो जब हम इसको एक साथ लिखते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या आ रहा है? मैं इस फोन को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, परफेक्टली फाइन। सो दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब मान लो मेरे भाई
एक तार था, इसको हमने लेंथ L1, एरिया A1, इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 है। जब इसको मैंने लंबा किया सच दैट इसका लेंथ 2L1 हो गया, तो इसकी R2 क्या होगी ये मुझको बताना है। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तार जिसको हम लंबा कर दिए, जैसे कि उसकी लंबाई 2 गुनी हो गई, तो उसका रेजिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा सेम ही रहेगा। R1 बराबर रो L1/A1, इसमें कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे A2 नहीं दिया हुआ है दोस्त, लेकिन पिछले एग्जाम्पल से मैंने सॉल्व कर लिया है, A1/2 होगा। तो R2 बराबर रो L2/A2 कहोगे। रो काहे नहीं चेंज हुआ, क्योंकि रो तो दोस्त रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी जो है वो खाली मटेरियल पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, बट ठीक है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। सो रो L2 तो 2L1 कर दिए ना दोस्त आप, लंबाई बढ़ गई है, और A2 आपका A1/2 हो गया है। सो दिस इज 4 टाइम्स रो L1/A1, यानी 4 टाइम्स R1। मतलब अगर कोई तार को हम खींचेंगे तो रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका सीधा सीधा हम ऐसे याद रखते हैं, पतला तार ज़्यादा रजिस्टेंस देता है। ये कह तो सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सवाल इसी से रिलेटेड था, क्या हम इतना कहानी बता दिया। हाँ, कह रहा है इफ़ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड इट रेजिस्टेंस विल बिकम। अगर हम लेंथ ऑफ द वायर को डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ये तो आसान सवाल था, ठीक है, इसको अभी सॉल्व नहीं किया। तुमको लगेगा 4 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन सर आंसर तो D दे रखा है दोस्त, इधर देख लो। R इज इक्वल टू रो L/A। अभी कह रहा है सिर्फ हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ डबल कर दिए। अगर ऐसा तार है, अगर इसकी लंबाई को खींच करके 2 गुनी करेंगे सच दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर सिर्फ वॉल्यूम इज कांस्टेंट कह रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि सिर्फ लेंथ को हमने बढ़ाया है, मतलब मैंने सेम मटेरियल का उसका 2 गुना लंबा तार लिया है। क्या कह रहा है, अगर ये L लेंथ का तार है, 1 मीटर का तार है, उसका रेजिस्टेंस R है, और उसी का 2 मीटर का तार ले लो तुम। एरिया पे कोई कमेंट जब नहीं कर रहा है तो उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, तो ये 2R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये वाला सवाल उसी से रिलेट कर रहा है आपको, इफ़ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। इसी में अगर इसी सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ, इफ़ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, then its resistance will become, in that case the answer will be 4 times. I hope इतनी कहानी क्लियर है। अब इस कहानी से हम आगे और बढ़ते हैं, हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका यूनिट वोल्ट, इसका यूनिट एम्पियर, इसका यूनिट ओम, तीनों की यूनिट मैंने आपको बता दी है। अब देखो दोस्त, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। एक आध बारी ये सवाल पूछा है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इस केस में होता है। अगर ये R1 है, R2 है, इसको रिप्लेस करके एक अगर मैं रेजिस्टेंस बनाना चाहूँ R इक्विवेलेंट के नाम से, उसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2। बोलोगे नहीं समझ में आया, तो ऐसे समझते हैं दोस्त। एक स्पीड ब्रेकर है, यहाँ से गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड से आ रही थी और यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड हो गई। फिर फर्दर एक और स्पीड ब्रेकर आया, जैसे इसके इमीडिएट बाद यहाँ पे गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब इस दोनों स्पीड ब्रेकर को हटा के तुम एक मोटा स्पीड ब्रेकर बनाओ सच दैट यहाँ से गाड़ी जब 20 मीटर प्रति सेकंड से आ रही थी, यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड से वो जाए।
तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या है? ब्रेकर ही तो है, करंट के मोशन को अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट कहलाता है। तो इसी केस में आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1/R2, whereas R equivalent in the case of parallel combination R1 R2। इसको हटा के अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं R equivalent की नाम से, तो 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2। ये याद रखना है अपन को। इसी को अगर मैं सॉल्व करूं, R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2। अब ये वाला याद रखिएगा, इसको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, और ये वाला याद रखना है। 3 लॉज दिए हैं, अभी मैंने आपको 4 फार्मूले मिले हैं अपन को। पहला क्या? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दूसरा क्या? V इज इक्वल टू आई आर। तीसरा क्या? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चौथा क्या? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का सवाल है। अब एक सवाल देखते हैं, उससे पहले आप ये देखो, ये एक सर्किट ड्रॉ किया है मैंने। आपको अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो आता नहीं है, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस हम कुछ इससे इन्फर करना चाह रहे हैं, कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। सवाल भले नहीं आए, बस देख लो। मुंह दर्द कर रहा है ना, तो पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। ये कह रहा है एम मीटर, ये एम मीटर है। एम मीटर क्या रीड करेगा दोस्त? करंट रीड करता है। दिस इज एम मीटर। एम मीटर से हम क्या रीड करते हैं? एम्पियर रीड करते हैं, यानी करंट रीड करते हैं। एम मीटर कैसे कनेक्टेड होता है देख लो, ये भी तुमको यहाँ समझ में आ गया। एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो कह रहा है एम मीटर की रीडिंग क्या होती है, यानी कुल मिला के ये कह रहा है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाई आर। देयरफॉर V is how much? 4 वोल्ट। R is how much? 2 ओम। सो I is 2 एम्पियर, यानी ये 2 एम्पियर की रीडिंग शो करेगा। एक और चीज़ देख लेते हैं दोस्त। ये क्या है मेरे भाई? दिस इज़ अ वोल्ट मीटर। अच्छा ये पीला है, पीला क्या है हो बाबू? ये क्या हो गया इतना मोटा? ये क्या है दोस्त? ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? वोल्टेज को रीड करता है। किसका वोल्टेज को रीड करेगा? जिसके अक्रॉस कनेक्टेड होगा। किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस की 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस? तो सर 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अक्रॉस कनेक्टेड है। अक्रॉस का क्या मतलब है? सीरीज में कि पैरेलल में? देखो 2 ओम से सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा। अब कह रहा है कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं आई करंट मान लेता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाई आर। अब ये बताओ 2 ओम और 4 ओम जो है वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है? तो देखो मेरे बंधु, तुम्हारे परीक्षा में मोस्टली सीरीज़ का सवाल आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का परीक्षा तो दे नहीं रहे हैं ना। तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। उसके अक्रॉस कितना वोल्ट कनेक्टेड है? 6 वोल्ट कनेक्टेड है। V कितना? 6 वोल्ट। R कितना? 6। करंट कितना? 1 एम्पियर। कुल मिला के कहानी अब ये हो गई मेरे दोस्त कि 2 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट और करंट यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इस रेजिस्टेंस पे बात करूं, 2 ओम के रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। मुझे यहाँ का वोल्टेज निकालना है। फिर इस पे V इज इक्वल टू आई आर खेल दो।
V कितना नहीं पता, I कितना 1, R कितना 2, तो V कितना 2 वोल्ट। तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 वोल्ट होगी। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में? वोल्ट मीटर मेरे दोस्त पैरेलल में कनेक्टेड है। कहानी खत्म है इसी पे। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। कह रहा है इफ एन ammeter in the circuit shown in the diagram given below reads 2 ampere, the resistance R is। कोई बात नहीं, डायग्राम नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं, हम अपने मन से डायग्राम बनाते हैं। एमीटर एक ये है, कह रहा है, इसको 12 वोल्ट कर देते हैं। कह रहा है ये करंट जो एमीटर रीड कर रहा है वो 2 एम्पियर रीड कर रहा है। 2 एम्पियर रीड कर रहा है मतलब क्या? एमीटर देख लो, एमीटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में दोस्तों? सीरीज में कनेक्टेड है। 2 एम्पियर रीड कर रहा है, इसका क्या मतलब है? यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पूरे को मैं आर इक्विवेलेंट बोल देता हूँ, बाद में देख लेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाई आई। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कितना 12, I कितना 2, यानी 6 ओम। अब R इक्विवेलेंट 4 प्लस R ही तो है, क्यों? क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। 4 प्लस R इज इक्वल टू 6, देयरफॉर R इज इक्वल टू 2 ओम। तो इसमें जो भी 2 ओम होगा वो आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चन में डायग्राम कुछ और होगा जो हम नहीं ले पाए हैं, तो इसको आप भूल जाइए। तो इसका आंसर 2 ओम होगा इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। आई होप इतनी कहानी आपको क्लियर हुई होगी दोस्त। एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, पावर इज इक्वल टू, वो भी देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर की यूनिट वॉट या फिर हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V को V इज इक्वल टू आई आर कर दो, I यानी I स्क्वायर R भी होगा पावर। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V को V रखो, I को V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। इसको V बाई आर कर दे मेरे दोस्त। सो दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फार्मूला होगा, याद हमको सिर्फ ये रखना है। जिसमें हम ऐसे करें वही याद रखना है, जिसमें हम ये वाला लगाएं एरो क्रॉस कर दें उस वही याद रखना है। ये सब याद रखने की ज़रूरत है नहीं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है मेरे दोस्त? कितना मिनट हो गया? 23 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, ख़त्म कर देंगे इसको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहता है कि जैसे बल्ब से लाइट जलते रहता है, कोई बल्ब को जला के रखते हो, जब 10 मिनट जला लेते हो तो गर्म नहीं हो जाता है जी, उसको जब छूते हो तो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हीट क्या है? एनर्जी है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम तो होबे ना करता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम नहीं होगा। पावर क्या है? V इंटू आई इंटू टाइम नहीं होगा। V इंटू आई क्या है? I स्क्वायर R इंटू टाइम नहीं होगा। V स्क्वायर बाई R इंटू टाइम नहीं होगा। तो एक को याद रखिए, बाकी कहानी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हम तो इसको याद रखते हैं बुआ, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखो, ठीक है। इतनी कहानी हो गई ख़त्म। अब हम कुछ और चीज़ बताएं उससे पहले बार मैग्नेटिज्म सब बता देंगे बाबू। कह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट। एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्टेज का। कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब ये देख लो, वोल्टेज किसका यूनिट है? वोल्ट का। चार्ज कूलम, करंट का एम्पियर, सॉलिड एंगल स्टीरियन, प्लेन एंगल रेडियन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, पावर वॉट। ये देख लो, कह रहा है डायनमो या जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? बचपन में जनरेटर में देखी होगा ना, तेल डालते हैं जनरेटर में और उससे फिर लाइट बनाते हैं, है ना।
या जनरेटर में जब तेल डालें पंपिंग सेट से, तेल नहीं डालते, पंपिंग सेट तो पानी निकालने वाला होता है, शादी ब्याह में देखोगे जनरेटर में किरासन तेल डालते हैं, उसको ऐसे हैंडल से घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। आउटपुट क्या है हमारा जनरेटर का, लाइट जलना है तो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलर उल्टा कर दो, मोटर क्या करता है, लाइट जलाते हैं, मोटरवा चलता है, पानी को ऊपर फेंकता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। सोलर सेल क्या करेगा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। माइक्रोफोन क्या करेगा, जिस माइक से हम बोल रहे हैं वो हमारी साउंड वाली एनर्जी को किस में करेगा कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देगा। लाउड स्पीकर ठीक उसका उल्टा कर देगा दोस्त, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लाउड स्पीकर से हम सुनते क्या हैं, आवाज़, तो आउटपुट होगा साउंड एनर्जी। बैटरी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। ठीक है, पानी पीते हैं फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो करंट वरेंट वाले चैप्टर में इतना ही जानना है यार, इससे ज़्यादा जान के कुछ ज़्यादा बहुत होने नहीं वाला है। अब हम मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दें, उसके बाद सवाल देखते हैं। एक ही सवाल है, ये पहले पढ़ा देते हैं, फिर आपसे ये सवाल बन ही जाना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ लेता हूँ मैं इसको, हाँ ठीक है, 10 मिनट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं दोस्त, तो इसके जब मैं रेजोनेंस में पढ़ा रहा था तो 3 लेक्चर्स में मैंने इस पूरे टॉपिक को पढ़ाया। मैं तुमको जिस्ट देता हूँ उसका, ठीक है, पूरी कहानी का जिस्ट लेना तुम। 3 लेक्चर मतलब दोस्त ऑलमोस्ट 1.5 घंटा से ज़्यादा का हम पढ़ाएं। ये कह रहा है मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आपको मोनोपोल क्या होता है, जैसे चार्ज में प्लस क्यू एग्जिस्ट करता है, माइनस क्यू एग्जिस्ट करता है। प्लस क्यू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगी, नहीं समझना है, माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंटर करेंगी, नहीं जानना है, बस हम बता दिए दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करेगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई बार मैग्नेट लिया है तुमने, इसमें नॉर्थ होगा साउथ होगा, अब तुम कहोगे कि इसको काट देते हैं सर तो नॉर्थ अकेले बच जाएगा क्या, नहीं दोस्त, ये नॉर्थ हो गया तो यहाँ साउथ अपने आप आ जाएगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स में चार्जेस अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि नॉर्थ साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं। तो बाहर से मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से एग्जिट करेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक बात हो गई, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, कोई भी चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब शो कर सकता है और क्यों शो करता है। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दिस इज पॉइंट नंबर 2। नाउ आई एम टॉकिंग पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला मैंने, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बाहर मैग्नेट की किस तरह से ओरिएंट होती हैं। तो नॉर्थ से साउथ बाहर में जाती हैं और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। अब मैं पॉइंट नंबर 3 बता रहा हूं आपको, कह रहा हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी अटेन्ड ड्यू टू 2 थिंग्स। व्हाट, पहला अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अटेन हो सकती हैं। दूसरा करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। H इज इक्वल टू आई, बायोट सवर्ट्स लॉ है, बायोट सवर्ट्स लॉ है, नहीं जानना है बट ठीक है। DH इज इक्वल टू आई DL क्रॉस R बाई 4πr क्यूब, इस तरह से कुछ है, कहीं म्यू छूट रहा है क्या, B इज इक्वल टू म्यू H, नहीं ठीक है, यही होता है बायोट सवर्ट्स लॉ, ऐसा ही होता है। याद रहा तो रहा, नहीं रहा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लिख देते हैं यार, परीक्षा में आगे बोलोगे बता भी नहीं किया तो सब बता दिए हम तुमको, एकदम रहा भी नहीं करेगा, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। 4th पॉइंट
कह रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या इरादा है आपका। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ डू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अर्थ के पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है दोस्त वो कांस्टेंट नहीं होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरी वीक। कितना वीक है, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 10⁻⁻5 टेस्ला। 10⁻⁻5 टेस्ला में है। 1 गॉज, ये सब किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 0.1 गॉज के बराबर है। दिस इज ऑलमोस्ट 0.1 गॉज। सो अभी तक हमने 2 यूनिट्स देख ली, गॉज एक यूनिट है और टेस्ला एक यूनिट है। किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। परफेक्टली फाइन। अब देखो, अब ये देखो मेरे दोस्त, ये हमारा अर्थ कैसा शेप होता है अर्थ का, ज्योग्राफी वाले बच्चे, जियोइड शेप होता है अर्थ का। अर्थ का रेडियस कितना होता है, ऑलमोस्ट 6400। क्या हो गया ये, अर्थ का रेडियस इज ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, रेडियस ऑफ अर्थ at equator is more than radius of earth at pole. That means gravity, acceleration due to gravity at equator will be less than acceleration due to gravity at pole. ये सब चर्चा हम कर चुके हैं, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं बार बार। इसको कहते हैं जोग्राफिकल नॉर्थ, इसको कहते हैं जोग्राफिकल साउथ। सिमिलरली ऐसा पाया गया है कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट फंसा हुआ है। ऐसा हाइपोथेसिस है, पाया नहीं गया है। दिस इज एन हाइपोथेसिस। उसका साउथ पोल ये है, उसका नॉर्थ पोल ये है। तो लाइनें कैसी होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हुई दिखेंगी। यहाँ से लाइनें बाहर निकलेंगी, ऐसी होंगी। यहाँ से लाइनें अंदर को आएंगी। ये एंगल जो है मेरे दोस्त, दिस एंगल इज 11.3 डिग्रीज। यहां से जो लाइन बाहर आ रही है दोस्त, वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी ही तो होगी, इस तरह से। सिमिलरली यहां से जो लाइन बाहर जा रही है मेरे दोस्त, वो कुछ ऐसी होगी, इस तरह से। अब तुम सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है दोस्त वो इस वाले पार्ट पे है। पोल्स पे तो ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, तो इस वाले पार्ट को लगेगा कि यहाँ पे लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ पे लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यही तो लगना है। तो इसलिए जब भी अर्थ का मैग्नेटिज्म मुझे दिखाना पड़ेगा, ये अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे दिखाऊंगा आगने से। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं हमेशा ऐसे दिखाऊंगा। अब हम न्यूट्रल पॉइंट की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आप, बट अगर याद नहीं करना चाहते हो तो इसको समझ लो, अगर याद करना चाहते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ इधर, अर्थ का इधर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। मैं एक बार मैग्नेट प्लेस कर रहा हूँ जिसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ में है, साउथ अर्थ के साउथ में है। अब इसकी मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसी फील्ड लाइंस होनी है इसकी, और अर्थ में इसको प्लेस कर दिया। अर्थ की फील्ड लाइंस कैसी, ऐसी। अब देख, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पे ये लाइन कैंसिल कर जाएंगी। ये लाइन नीचे को आ रही है, ये लाइन ऊपर को जा रही है, मतलब यहाँ पे ये लाइन कैंसिल कर जाएगी। तो जब एक मैं बार मैग्नेट लेता हूँ जिसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की दिशा में है और जिसका साउथ अर्थ के साउथ की दिशा में है, तो आई गेट 2 न्यूट्रल पॉइंट्स वेयर ऑन दिस पार्ट। इसको कौन सा लाइन कहेंगे, 2 न्यूट्रल लाइन मुझे मिलता है जो बार मैग्नेट को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे है। 2 न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं मुझको। अब अगर मेरे दोस्त मैं साउथ इधर कर दूं, नॉर्थ इधर कर दूं, नॉर्थ इधर ही रहेगा अर्थ का, साउथ इधर ही रहेगा, ईस्ट वेस्ट।
तो ये लाइनें ऐसी जाएंगी, ये लाइनें ऐसी जाएंगी, ठीक है, और अर्थ की लाइन भी ऐसी ही जा रही हैं, ये भी लाइनें ऐसी जा रही हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये लाइनें ऐसी जा रही हैं, यहाँ से भी ये लाइनें ऐसी जा रही हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं, है ना। तो ये लाइन और ये लाइन तो ऐड हो रहा है दोस्त, लेकिन इस पॉइंट पे आ जा, इस पॉइंट पे लाइन नीचे को आ रही है, मैग्नेटिक लाइन किसकी? अर्थ की या बार मैग्नेट की? बार मैग्नेट की। लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे ऊपर को जा रही है। इस पॉइंट पे देख, अर्थ की ये बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक लाइन ऊपर को जा रही है, अर्थ की मैग्नेटिक लाइन भी ऊपर को जा रही है। इस पॉइंट पे देख, सॉरी यार गड़बड़ हो गया, इस पॉइंट पे देखो, ऐसे है ना, इस पॉइंट पे देखो, इसकी मैग्नेटिक लाइन, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन नीचे को आ रही है और अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऊपर को जा रही है। यहाँ पे भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन नीचे को आ रही है और अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऊपर को जा रही है। इस बार मुझे यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिलने हैं, इस बार मुझे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो जब भी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आर लाइक नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अर्थ, मतलब मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ धरती के नॉर्थ पोल के साथ है, तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट्स यहाँ मिलने हैं। कितने? 2। सवाल पढ़ो इतना सब करने के बाद। कह रहा व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद इट नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, यानी लाइन ऐसी आनी है और इसकी लाइन ऊपर को, ऐसे अर्थ की लाइन ऊपर को जानी है। तो मुझे 2 न्यूट्रल पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। कितने न्यूट्रल पॉइंट्स? 2 न्यूट्रल पॉइंट। कहाँ मिलने हैं वो पूछा नहीं, वो पूछता तो वो भी हम बता देते, हमको इतना कोई डर थोड़ी लगता है इससे, ठीक है। हो गए रेजोनेंस वाले बच्चे हल्ला करेंगे, सब बता दिया सर आपने, हमको एडवांटेज कहाँ रहा। कोई बात नहीं दोस्त, बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं बताएं, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ बताते हैं बाबू। सो देर आर, लेट्स से दिस इज बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट स्ट्रांगली, लाइक आयरन, उसको कहेंगे फेरोमैग्नेटिक। अगर रिपेल करता है, रिपेल दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक वाटर, उसको कहेंगे डायामैग्नेटिक। अगर माइल्डली अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन तो है बट हल्का हल्का है, मतलब अभी कंफ्यूजन है, अभी प्यार नहीं हुआ है, अभी इनफैचुएशन पे है, इसको एकदम ट्रू लव हो गया, दीज आर सोलमेट्स एंड दिस गाय इज स्टिल कंफ्यूज्ड, इनफैचुएशन, ठीक है। अट्रैक्ट्स माइल्डली लाइक ऑक्सीजन, इसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब फिर बहुत सारी कहानी होती है कि आप सोलमेट्स को भी आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके कुछ कंडीशंस को तोड़ के। जैसे मूवीज़ में नहीं कहता है कि अगर प्यार करते हो तो इतना लाख रुपए कमा के 6 महीने में दिखाओ हमको, तब तुम्हारा शादी करवाएंगे। वो कमाई ही नहीं पाता है तो उसका प्यार जो है टूट जाता है। तो वही वाला कहानी सब कर सकते हैं यार, क्यूरीज टेम्परेचर और ये सारी कहानी आ जाएंगी वहाँ से, जब वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, जब सोलमेट्स से उसको लव। आजकल सेकेंड वाला पार्ट देखना, नया वाला जो आया है परीक्षा के बाद देखना, तो तुमको ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा, कैसे उसको लगता है कि हम सोलमेट्स हैं, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं हम तो पैरामैग्नेटिक हैं, हम फेरोमैग्नेटिक है ये नहीं, हम पैरामैग्नेटिक हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो जाती है, क्यूरी टेम्परेचर जो है उसका ऐसा हो जाता है जो उसको फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक पे कन्वर्ट कर देता है। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे सब्सटेंस जो है फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक पे कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसका क्यूरी टेम्परेचर उतना ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा होता है वो उसके पास लगता है कि हम इतना गहरा प्यार करते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, रखते हैं, आगे की कहानी अगले कक्षा में करेंगे। आज के लिए तो मोर और लेस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे इतना ही। अब एक लेक्चर हम और लेंगे बाबू,
जिसमें हम लाइट वाली कहानी समझा देंगे, बस उसके बाद हमको नहीं लगता है कुछ हम और बताने के काबिल हैं आपको। ठीक है, बाय फॉर द डे, स्टडी वेल, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय यार, मिलेंगे कभी और किसी और